हेलो एंड वार्म वेलकम टू ट्यूशनवाला फाउंडेशन। तो यार आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं तुमको बताने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन फॉर द ज्योग्राफी एसएससी क्लास 10। तो यार तुम्हारे पेपर को तुमको कैसे प्रेजेंट करना है, तुम किस तरीके से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, तो यार वो सारी चीज़ें तुमको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को तुम पूरा देखते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पेपर प्रेजेंट करने से पहले एटलीस्ट तुमको ये पता हो कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे हमको अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, पेपर तुम्हारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है तुम्हारा मैप वर्क का और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा ज्योग्राफी इन इंडिया का। तो जो मैप वर्क का जो पार्ट होता है उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द मैप, और ज्योग्राफी इन इंडिया का जो पार्ट होता है उसमें तुम्हारे क्या थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस रहते हैं वो देखना ध्यान से। मैं तुमको बहुत ही कम शब्दों में बहुत जल्दी से बता देता हूँ। तो देखो, जो पार्ट 1 होता है वो तुम्हारा 30 मार्क्स का है, पार्ट 2 तुम्हारा क्या है 50 मार्क्स का है। पार्ट 1 में तुम्हारा क्वेश्चन 1 होगा जिसमें तुम्हारे 5 पार्ट्स होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर क्वेश्चन 2 होगा, उसमें तुम्हारे 10 पार्ट्स होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। इसमें तुमको आउटलाइन करना होगा मैप को। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो तुम्हारा रिलेटेड टू मैप होगा, और सम क्वेश्चन तुम्हारे का ज्योग्राफी के भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा 30 मार्क्स का इधर हो जाता है। फिर तुम्हारा होता है पार्ट 2 जिसमें तुम्हारा ज्योग्राफी इन इंडिया का होता है, जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक होता है। और इन सारे क्वेश्चन में तुम्हारे क्या 3 पार्ट्स होते हैं। 4th का फर्स्ट, 4th का सेकंड, 4th का थर्ड, सिमिलरली 5th का फर्स्ट, 5th का सेकंड, 5th का थर्ड। सिमिलरली तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के क्या 3 पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट वाइज तुम्हारे मार्क्स होते हैं। 3 मार्क का होता है पार्ट 1, 3 मार्क का होता है पार्ट 2 एंड 4 मार्क का तुम्हारा होता है पार्ट 3। तो ये तुम्हारा मार्किंग का पैटर्न रहता है। अब यहाँ पर बात है कि तुमको ये रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो यार हम बात करते हैं फ्रॉम द पार्ट 1। तो जैसे हम क्या कर लेते हैं, अपनी ये कॉपी बना लेते हैं कि हमको पेपर में इस टाइप से हमारी क्या है आंसर शीट दी गई है। तो ये तुम्हारी आंसर शीट बन गई। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डालना है ऊपर पार्ट, सबसे पहले तुमको ऊपर डालना है पार्ट 1। तुमने पार्ट फर्स्ट डाल दिया। अब इसका तुमको मालूम है कि तुमको अपने आंसर क्वेश्चन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करना, तो तुम यहाँ पे डाल दो आंसर नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ भाई, क्वेश्चन देखो क्या दिया गया था, देखो ध्यान से। तो सैंपल पेपर मैं ले लेता हूँ तुम्हारा जो बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब है, और तुम्हारे पास अगर सैंपल पेपर नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तुमको ऐप का लिंक मिलेगा जहाँ से तुम क्या है सैंपल पेपर को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलो हम बताते हैं तुमको क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन तुमको दिया था क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया मैप सीट नंबर G43S10 एंड आंसर द फॉलोइंग। तो तुमको जो सीट दी गई है उसमें तुमको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद तुमको उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर देने हैं। तो ऐसे तुम्हारा फर्स्ट वाला तुमको आंसर देना है। तो यहाँ पे तुम क्या है साइड में फर्स्ट डाल दोगे। फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ सेटलमेंट वेयर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इज फाउंड। तो तुमको क्या है 4 फिगर में ग्रिड रेफरेंस देना है। तो तुमको क्या है, जो जब तुम आंसर फर्स्ट रिप्रेजेंट करोगे तो इसको तुम क्या है जो भी 4 ग्रिड रेफरेंस आ रहे हैं तो तुमको क्या है 4 ग्रिड रेफरेंस को क्या है रिप्रेजेंट कर देना। तो तुमको यहाँ पर देना 4 ग्रिड रेफरेंस। तो तुमको यहाँ पे लिख देना 4 ग्रिड रेफरेंस और उसके बाद उसको क्या रिप्रेजेंट तुमको कर देना है। तो सेम उसी तरीके से तुमको सेकंड वाला करना है और ऐसे करके तुम क्या है 5th तक कर लोगे। तो ये तुम्हारा आंसर नंबर 1 क्या है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आओगे तुम आंसर नंबर 2 पर। इसमें तुमको आउटलाइन द मैप करना है। तो देखो आंसर नंबर 2 में देखो क्या करोगे। तो देखो आंसर नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ तुमसे। तो देखो आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें तुमको क्या है यहाँ पे डाल देना है आंसर नंबर 2 और
तुम फर्स्ट से लेके 10th तक रिप्रेजेंट करोगे। अब इसमें तो क्वेश्चन पढ़ने दो क्या दिया है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड, फर्स्ट वाला तुमको दिया गया है ड्रॉ एंड लेवल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे तुम लिख देना लेवल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इतना तुम लिख देना। लेवल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेवल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे तुम लिख देना। और जो तुम्हारा मैप तुमको दिया गया है वहाँ पे तुम मैप में वो चीज़ क्या है इंडिकेट कर देना। फिर सेकंड वाला तुमको दिया गया है शेड एंड लेवल द रिवर तुंगभद्रा। तो तुम क्या करना है यहाँ पे डाल देना रिवर तुंगभद्रा, तो डाल देना यहाँ पे रिवर तुंगभद्रा। इसको भद्रा और भद्र दोनों तुम कह सकते हो, रिवर तुंगभद्र। तो रिवर तुंगभद्र को तुम क्या इंडिकेट कर दोगे अपने मैप में, मैप तुमको दिया जाएगा एग्जाम में, तो उसमें तुम क्या रिप्रेजेंट करोगे। इसी तरीके से तुम सारे अपने जो 10th क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को तुम इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करके चले आओगे। फिर आएंगे इसके बाद आंसर नंबर 3 पे। अब देखो आंसर नंबर 3 देखना कैसे करना है। तो यहाँ पे तुमको आंसर नंबर 3 डाल देना है और बताते हैं कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो आंसर नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डाल दो तुम आंसर नंबर 3। इसमें देखो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कह रहा है डैश इज आ हॉट एंड ड्राई लोकल विंड डेट ब्लोन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड। ऑप्शन दिया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लू, काल बैसाखी, चेरी बॉसम। सिमिलरली तुमको इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चंस क्या है गिवन हैं, जो तुमको आगे क्वेश्चंस भी क्या है करने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का करने के तो तुमको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा मान लो क्वेश्चन दिया था फर्स्ट वाला, इसमें मान लो तुम्हारा ऑप्शन सी सही है फॉर एग्जांपल, तो तुम लिख दोगे ऑप्शन सी जियो इज करेक्ट। ऑप्शन सी जियो इज करेक्ट। फिर सेम इस तरीके से लिखोगे यहाँ पे ऑप्शन बी टोपो इज करेक्ट। तो कहने का मतलब जो भी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है उसको तुम इस तरीके से इंडिकेट कर दोगे। और तुमको मालूम है कि यहाँ पर भी तुम्हारे क्या 10 क्वेश्चन हैं, तो इस तरीके से तुम क्या है 10 तक सब कुछ क्या रिप्रेजेंट करते आओगे। तो सारी चीज़ें तुम क्या है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो तुम्हारा जो टोपोग्राफी का जो पार्ट होता है मैप वर्क का, पार्ट 1 तुम्हारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 तक तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं पार्ट 2 का, जो ये पोर्शन जो लॉन्ग आंसर वाला है ये कैसे करेंगे। तो देखो तुमको पहले तो तुमको मैंने बता दिया था क्लियर कि तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हैं, करने कितने सिर्फ 5 करने हैं। तो 9 में से 5 जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो इनका पैटर्न एक जैसा रहने वाला है। तो मैं तुमको क्या करता हूँ एक आंसर का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद बाकी के आंसर उसी तरीके से तुम्हारे हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं और पार्ट 2 को इंडिकेट करने के थोड़ा क्या स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम थोड़ा बड़ा स्पेस बनाते हैं, क्योंकि तभी आप चीज़ों को थोड़ा क्या अच्छे से इंडिकेट कर पाएंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि भैया ये हमारा कॉपी का पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम मान लेते हैं कि भैया हमारा कॉपी का पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पेज क्या है इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेज क्या है जा रहा है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि भाई ये एंडिंग हमारा पोर्शन हो रहा है जो हमको इंडिकेट करना है, ठीक है। अब ये हमारी कॉपी बन गई, ठीक है। कॉपी तो हमारी बन गई। अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे पहले तुम बीच में पार्ट सेकंड। अब सपोज करते हैं कि भाई हम आंसर नंबर 4 को कर रहे हैं, तो आंसर नंबर 4 आप यहाँ क्या डाल दें, आंसर नंबर 4। अब इसमें तुमको पता है कि भाई इसमें पार्ट है, कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं। तो तुम क्या करो, जैसे हम आंसर नंबर 4 पे आते हैं, तुमको क्वेश्चन रीड करके दिखाते हैं पहले। तो जो क्वेश्चन कह रहा है आंसर नंबर 4 में पहले तुमको दिया गया है फर्स्ट पार्ट,
तो तुमको जब फर्स्ट पार्ट दिया गया तो तुम यहाँ पे डाल दो आंसर नंबर 4 का फर्स्ट, ऐसे डाल दो। ठीक, अब इसमें तुमसे कह रहा है, इसमें भी सब पार्ट कर दिए हैं। फोर्थ के फर्स्ट के ए में कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिया। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे ए डालोगे, जो तुमको दिया गया क्वेश्चन में ए डालोगे, फोर्थ का फर्स्ट का ए डालोगे, यहाँ लिखोगे टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिया, यहाँ हेडिंग डालोगे टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिया। ये तुम क्या करोगे, हेडिंग डाल दोगे। हेडिंग डालने के बाद उधर एरो लगा दोगे और यहाँ जो तुमको लिखना है फिर इसके बारे में, जो तुम आंसर देने वाले थे वो तुम यहाँ पे क्या है आंसर अपना क्या देना स्टार्ट कर दोगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालने के बाद तुम क्या करोगे, एक एरो बना दोगे। थोड़ा सा हम इसको तो क्या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस क्या हमको कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एरो लगाएंगे और उसके बाद जो तुमको लिखना है वो तुमने लिख दिया। फिर ये तुम्हारा ए वाला हो गया। अब तुम्हारा बी वाला वो कैसे करेंगे, इसी में बी वाला पार्ट और दिया है। इसमें तुमसे कह रहा है मेंशन एनी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यहाँ तुम लिख देना फैक्टर्स, बेटा तुमसे 2 फैक्टर्स तुमसे कह रहा था तो तुम लिख देना 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इतना लिखने के बाद ये तुमने हेडिंग लिख दिया। ठीक है, हेडिंग के बाद तुम लिख दो देयर आर 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इतना तुम लिखा, फिर उसका तुमने क्या कॉलन बना दिया, इसका तुमने क्या कहते हैं कॉलन बना दिया। क्या कर दिया, देयर आर 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। उसके बाद तुमने बना दिया कॉलन। कॉलन बनाने का तुमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर, और फर्स्ट फैक्टर में जो तुमको लिखना है, जो भी तुम लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो, जो तुम्हारा मन है वो तुम क्या है लिख दो। फिर यहाँ हेडिंग उसके बाद लिखने के बाद तुम डालो सेकंड, फिर तुम क्या डालो सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर में फिर तुम क्या है इसी तरीके से सेकंड फैक्टर को क्या है लिखो। कहने का मतलब है तुमको अपने आंसर को हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देना है। तो ध्यान रखना 2 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है, तुमको हेडिंग्स डाल देना है और उसकी क्या है तुमको सब हेडिंग्स डाल देना है। तो तुमको अपने आंसर को हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देना है। जैसे एग्जांपल मैंने तुमको दिया आंसर नंबर 4 का, मैंने फर्स्ट डाला, उसमें हेडिंग थी टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड बाय इंडिया, ये मैंने तुम्हारा लिख दिया, ये ए वाला पार्ट हो गया। फिर बी वाला पार्ट में हेडिंग तुम्हारा अपना 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब हेडिंग तो मेन तुम्हारी यही थी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट मैंने इसमें क्या 2 सब हेडिंग और बना दी, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर के नेम से। तो जब तुम ये आंसर रिप्रेजेंट करोगे एग्जामिनर को लगेगा कि भैया पढ़ के आए हो, सही सही लिखे हो। अब अंदर वो जब देखेगा यार हेडिंग तो उसको देख रहा है ये सब कुछ समझ में आ रहा है, तो तुमको मार्क्स देता जाएगा, तुरंत देता जाएगा और सोचेगा नहीं तुम्हारे मार्क्स काटने की। तो 4th का फर्स्ट तुमने ऐसे इंडिकेट किया। मैं तुमको 4th वाला पूरा इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ कि भैया हेडिंग कैसे बनेगी, क्योंकि बच्चे हेडिंग नहीं बना पाते हैं और मैं तुमको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसीलिए और तुमको समझा रहा हूँ। और सैम्पल पेपर, यही सेम सैम्पल पेपर तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड करके तुमको ऐप जैसे डाउनलोड कर लो वैसे तुमको यहाँ ऐसे, ये तुम्हारा मोबाइल तो यहाँ साइड में लेफ्ट में तुमको 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करके तुम स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाना और वहाँ से तुम क्या है ICSE क्लास 10 पे जाना। वहाँ पे तुमको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक सिलेबस एक सैम्पल पेपर। तो सिलेबस वाले से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और सैम्पल पेपर वाले से तुम सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तुम समझ गए कि भाई 4th का फर्स्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं 4th के सेकंड की। तो चलो थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। तो 4th के सेकंड के लिए इसको हमको इरेज करना पड़ेगा।
तो ये तुम्हारा मैंने कर देता हूँ इरेज जल्दी से, और फिर तुमको मैं बताता हूँ फोर्थ का सेकंड कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो देखो रिप्रेजेंट जितना बेटर मार्क्स उतने बेटर, इतना तो मेरी बात ध्यान रखना। ज्ञान होना और ज्ञान को दर्शाना दोनों अलग अलग हैं। नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज नहीं सही समय पे दे पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, तो वो ज्ञान क्या है, बेकार हो जाएगा। तो फोर्थ का हम आते हैं अपने सेकंड पर। अब देखो फोर्थ का सेकंड पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन था और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ का सेकंड था विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ रिलीफ फीचर अफेक्ट द रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। तो तुमको एग्जाम्पल की हेल्प से रेनफॉल को अफेक्ट करने वाला जो फीचर है उसको बताना है। तो तुम लिख दो फीचर्स अफेक्ट रेनफॉल, फीचर अफेक्ट रेनफॉल। तो ये तुम लिख दो, और लिखने के बाद क्या करो, जो भी यार तुम आंसर देना चाहते हो, जो भी तुम लिखना चाहते थे वो तुम लिख दो। मतलब तुमको बस क्या करना है, तुमको एक काम मेरी तरफ से इंक्लूड करना है, वो करना है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना, बढ़िया अंडरलाइन बना देना, उसके बाद तुम ब्लू पेन से लिख देना। तो ये तुम्हारा आंसर फोर्थ का सेकंड हो जाएगा। अब इसमें यार देखो सब हेडिंग की अगर मैं तुमसे बात करूँ, सब हेडिंग इसमें बंद नहीं रही है, लेकिन तुम इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए पॉइंट्स दे सकते हो, क्योंकि देखो फीचर्स लिखा है तो फीचर एक तो होता नहीं है, फीचर तो कई सारे होते हैं ना। अगर तुमको पॉइंट्स बनाना है, अगर तुमको पॉइंट्स बनाना है तो तुम एक काम ये भी कर सकते हो, तुम लिख सकते हो फर्स्ट फीचर, हेडिंग डाल दो फर्स्ट फीचर, इसके बारे में तुम क्या है लिख दो। फिर तुम डाल दो सेकंड फीचर, तुम उसके बारे में लिख दो। फिर उसके बाद तुम डाल दो थर्ड फीचर, तुम उसके बारे में लिख दो। तो कहने का मतलब ये है कि तुम पॉइंट डाल के हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। देखो डिपेंड हम पर करेगा कि हम अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो जितनी हेडिंग्स होती हैं वो यार आंसर को उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाती हैं। तो हेडिंग्स तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो तुम्हारे आंसर को इफेक्टिव बनाएंगी। तो इसी तरीके से तुम जितने फीचर लिखना चाहते हो उतनी तुम क्या हेडिंग बनाते जाओ, फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर, थर्ड फीचर, फोर्थ फीचर, फिफ्थ फीचर। बस ये ध्यान रखना स्पेलिंग में एरर हेडिंग में अलाउ नहीं होगी। अगर हेडिंग में ही स्पेलिंग एरर करोगे तो फिर एग्जामिनर अंदर का भी पढ़ लेगा और फिर तुम्हारे मार्क्स क्या है कटने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो मार्क्स को अगर डिटेक्ट होने से रोकना है, मार्क्स को डिटेक्ट होने से रोकना है तो हेडिंग में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। हेडिंग में अगर स्पेलिंग एरर हुई तो दिक्कत हो जाएगी। और देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, जो तुम हेडिंग डालते हो तो हेडिंग में तुम ये देख रहे हो फीचर अफेक्ट रेनफॉल, तो ये जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल लिखा गया है, तो ये फर्स्ट लेटर तुम कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से तुमने देखा आंसर नंबर में डाला तो आंसर का ए और नंबर का एन कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आंसर को इस तरीके से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फोर्थ का सेकंड अच्छे से रिप्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ के थर्ड पार्ट की। चलो ये इरेज कर लेते हैं, देन आते हैं अपने फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। तो बात अब ये आती है कि भाई फोर्थ का थर्ड कैसे रिप्रेजेंट होगा, फोर्थ का थर्ड कैसे रिप्रेजेंट होगा बताते हैं। देखो तुमको कैसे रिप्रेजेंट होगा फोर्थ का थर्ड। तो देखो फोर्थ के थर्ड पे हम लोग आते हैं, यहाँ डाल दिया हमने आंसर नंबर फोर्थ का थर्ड। क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें तुम्हारा ABCD करके 4 क्वेश्चन दे दिया है। इसमें थर्ड के ए में तुम्हारा क्वेश्चन पहले तुमसे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर इन दिल्ली देन मुंबई, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर इन दिल्ली देन मुंबई। तो तुम हेडिंग बना दो,
तो तुम हेडिंग बना दो रीजन फॉर एनुअल रेंज, रीजन फॉर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर is higher in Delhi than मुंबई। ये तुमने यार हेडिंग बना दी। इतना हेडिंग बनाने के बाद एरो लगा दो, तुम क्या कर दो, एरो लगा दो, और जो तुम अब लिखना चाहते थे वो सारा पॉइंट तुम क्या है यहाँ पर इंडिकेट कर दो। जो तुम लिखना चाहते थे वो सारे पॉइंट तुम क्या यहाँ पर इंडिकेट कर दो। तो इस तरीके से तुम हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें तुम्हारा बी वाला पार्ट भी तुम्हारा दिया गया है। अब बात करते हैं कि यार बी वाला पार्ट कैसे इंडिकेट होगा। तो देखो उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है मैंगो सावर्स आर बेनिफिशियल, मैं सॉरी एक बार फिर से पढ़ता हूँ, मैंगो सावर्स आर बेनिफिशियल लोकल विंड्स। तो तुम फिर हेडिंग बना दो रीजन फॉर मैंगो सार्स। तो तुम ये हेडिंग बना दो, और जो तुम आंसर रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो आंसर तुम क्या करो, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारा ए वाला हो गया, बी वाला हो गया, अब सी और डी रह गया है। अब सी और डी के लिए तुम क्या करो, आगे फिर से तुम्हारी देखो हेडिंग में तुमको सारी बना के दिखा रहा हूँ, जिससे तुम क्या है एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के लिए हेडिंग बना पाओ। तो सारे क्वेश्चन में हेडिंग बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, बस एक लाइन तुमको एक्स्ट्रा यार लिखनी होती है, बाकी सब कुछ ऐसे ही करना होता है। तो यार बात करते हैं अब तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंसर नंबर सी। तो सी वाला हमने यहाँ लिख दिया। सी कह रहा है द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग ऑलमोस्ट नो रेन टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स ब्रिंग ऑलमोस्ट नो रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो तुम हेडिंग डाल दो यहाँ पे रीजन फॉर, अब जो क्वेश्चन था वही लिख दो यहाँ पर लिख दो द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग ऑलमोस्ट नो रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। बस तुम ये क्या यहाँ पे ऐसे लिख दो, और उसका तुम क्या एरो बना दो, उसका तुम क्या कर दो, एरो बना दो। ये तुम्हारी हो गई क्या हेडिंग। और उसके बाद तुम क्या कर दो, यहाँ पे जो तुम लिखना चाहते थे वो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे तुम क्या है इंडिकेट कर दो। सिमिलरली पार्ट डी पर आओगे तुम। पार्ट डी में देखो क्या कह रहा था। पार्ट डी में तुमसे कह रहा है स्टडी द क्लाइमेट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें तुमसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कह रहा है। इसमें तुमको एक टेबल दी गई है। इसमें सबसे पहले तुमको एक टेबल दी गई है, तो तुम भी यार क्या करना, आंसर शीट में अपनी टेबल बना देना। आंसर शीट में अपनी टेबल बना देना। इसमें ए, बी और सी पार्ट तुमसे पूछा गया है। अब देखो तुमको पता है कि हम ऑलरेडी सब पार्ट में इतनी हेडिंग्स डाल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो अब यार इसमें भी अगर सब पार्ट हो गए हैं तो यार यहाँ पे तुम डालना चाहो हेडिंग डालो, और ना डालना चाहो ना डालो, भी तुम्हारी चॉइस के ऊपर है। तुम यार देखो जब बहुत ही ज़्यादा अंदर तक चला जाए तो वहाँ पे थोड़ा हेडिंग को क्या अवॉइड करो, बिकॉज यार हमको अपना टाइम भी सेव करना है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट तुमसे क्या था, कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो तुम अगर डालना चाहते हो तुम यहाँ पे इतना लिख दो, यहाँ पे तुम लिख दो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इतना तुम लिख दो बस। और जो तुमको लिखना है फिर आगे का आंसर वो तुम लिखते जाओ अपने शब्दों में। फिर सेकंड पार्ट तुमसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून रीजन। तो तुम यहाँ पे हेडिंग डाल दो टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। तुम ये हेडिंग डाल दो बस और आगे बढ़ जाओ। अब जो तुमको लिखना था वो तुम लिख दो। फिर थर्ड वाला तुमसे क्या था, ऑन विच कोर्ट इज द स्टेशन लोकेटेड, गिव द रीजन।
तो फिर तुम यहाँ पे डाल दो रीजन फॉर स्टेशन लोकेटेड। तो यहाँ पर तुमको जो आंसर देना था वो तुम अपना आंसर क्या यहाँ पे इंडिकेट कर दो, और वहाँ से तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो तुमको अच्छे खासे मार्क्स क्या है मिल जाएंगे। अब देखो तुमने किया क्या, तुमने सिर्फ यहाँ पे क्या है आधा आधा आधा, मतलब आधी आधी लाइन तुमने क्या बढ़ा दी, लेकिन आधी लाइन बढ़ाने से, सिर्फ आधी लाइन बढ़ाने से तुम्हारे जो आंसर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया, और यही अट्रैक्टिव आंसर तुमको मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। तो ध्यान रखो, हेडिंग सब हेडिंग डाल दो। अगर आधी लाइन ज़्यादा लिखनी पड़ रही है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं होनी चाहिए, और तुमको लिखना है, क्योंकि एक आंसर अगर थोड़ा 2 लाइनें लिखने से इम्प्रेसिव होता है तो उन 2 लाइनों को लिख देना तुमको ज़रूर और ज़रूर चाहिए। अब यार ये सब तुम समझ गए आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो जिस तरीके से तुमने आंसर नंबर 4 रिप्रेजेंट किया उस तरीके से 5th 6 7 8 9 10 11 12 कर सकते हो। अब तुमको ध्यान यही रखना था कि भाई सारे नहीं करने होते, केवल 5 करने होते, तो 5 जो तुम्हारा मन हो वो तुम 5 क्वेश्चन को क्या है कर लेना। अब मैं इसके बाद तुमको बता देता हूँ टाइम मैनेजमेंट, कि तुमको टाइम कैसे मैनेज करना है फॉर द पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, वो मैं तुमको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट कोई व्यक्ति सही नहीं कर रहा है, कोई पर्सन सही नहीं कर रहा है, तो फिर पेपर में क्वेश्चन छूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए तुमको जो है अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है अपने पेपर के लिए। तो चलो मैं बताता हूँ तुमको कैसे टाइम को मैनेज करना फॉर योर पार्ट फर्स्ट एंड फॉर योर पार्ट सेकंड। तो देखो तुमको मालूम है कि यार ये जो ज्योग्राफी का पेपर है 2 आवर का है, मतलब 120 मिनट का है, और यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स हैं। तो अगर 1 मिनट थोड़ा सा तुम वेट करो तो मैं तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन से के थ्रू बताता हूँ जिससे तुमका पेपर अच्छे से हो जाए। तो तुम्हारा है 120 मिनट मिल रहा है तुमको और 80 मार्क्स मिल रहे हैं। तो यार अगर मैं तुमसे बात करूं फॉर योर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, तो देखो ज्योग्राफी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग लिखते हैं दोनों पार्ट अपने, पार्ट फर्स्ट और यहाँ लिखते हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, अब ये तुम्हारा था 30 मार्क्स का और ये था तुम्हारा 50 मार्क्स का। अब ये तुम्हारा 30 मार्क्स का, ये तुम्हारा है 50 मार्क्स का। ठीक है, यही है तुम्हारा। तो देखो 30 मार्क्स वाले में तुम अपना जो है 40 मिनट का टाइम दे सकते हो। कितना टाइम दे सकते हो तुम? 40 मिनट्स का टाइम दे सकते हो। और बचा हुआ ये तुम्हारा 50 मार्क्स का है, यहाँ पर तुम 80 मिनट का टाइम दे सकते हो। यहाँ पर तुम 80 मिनट का टाइम दे सकते हो। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा टाइम क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो एक चीज़ ये समझो, ये जो क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में है ये तुम्हारे 1 मार्क वाले हैं। यहाँ पर क्या है, अगर आंसर करेक्ट है तो तुमको मार्क्स मिल जाएगा, और अगर आंसर तुम्हारा इनकरेक्ट है तो तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर तुमको आता है तो तुम अच्छे से कर लो, और अगर तुमको नहीं आता है तो तुम्हारे फिर मजबूरी होगी छोड़ना तुम्हारा। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें तुमको क्या 40 मिनट में अरेंज करनी है। और एक चीज़ ये भी समझ लो, तुमको 15 मिनट मिलते हैं फॉर द पेपर रीडिंग। तो तुमको 15 मिनट मिल रहे हैं, उन 15 मिनट को तुम क्या यूटिलाइज करो फॉर द पार्ट फर्स्ट। तुम रीड करके पहले ही अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझको पार्ट 1 में किस क्वेश्चन का आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहाँ रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। माइंड में सब कुछ फीड कर लो। जैसे ही तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो
वैसे ही तुम पार्ट 1 में लग जाओ और 40 मिनट के अंदर उसको कर डालो, जल्द से जल्द कर डालो। अब जो तुम्हारा बचा हुआ 80 मिनट है, बचा हुआ तुम्हारा जो 80 मिनट है, उस बचे हुए 80 मिनट में तुमको क्या करना है, तुमको अपना 50 मार्क्स वाला पोर्शन करना है। तो तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, यहाँ तुम्हारे कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं तुम्हारे यहाँ पे। कितने क्वेश्चन हैं तुम्हारे, 5 क्वेश्चन हैं तुम्हारे। अब 5 क्वेश्चन तुमको सिर्फ करने हैं, बाकी चीज़ें तुमको नहीं करनी होती हैं। अब 5 क्वेश्चन के लिए तुमको मिल रहा है 80 मिनट। 5 क्वेश्चन के लिए तुमको मिल रहा है 80 मिनट। तो बात करते हैं एक क्वेश्चन के लिए तुमको कितना मिलेगा, 80 डिवाइड बाई 5, तो तुम्हारा मिल रहा है 16 मिनट। तो मतलब तुमको यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 16 मिनट, मतलब तुम अप्रोक्स 50 मिनट लेके चलो। तुमको 50 मिनट का टाइम क्या यहाँ पे देना है। तो तुम्हारा 75 मिनट में ये पार्ट सेकंड हो जाएगा। बचेगा तुम्हारा 5 मिनट, तो 5 मिनट तुम्हें रिलैक्स कर लेना। तो 5 मिनट रिलैक्स कर लेना, जो लास्ट वाला क्वेश्चन हो लास्ट में खींच देना और लंबा। तो ओवरऑल तुमको सेट करना है माइंड में, 40 मिनट में पार्ट 1 करना है और 75 मिनट में पार्ट 2 करना है, जिसमें तुमको 15 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। अगर एक क्वेश्चन के लिए तुमको 15 मिनट मिल रहा है, तो ये भी तुम समझ लो यहाँ पे जो तुम्हारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आते हैं पेपर में, तो यहाँ तुम मान लो 5 मिनट तुम्हारे यहाँ पे, 5 मिनट तुम्हारे पार्ट 1 के लिए, 5 मिनट तुम्हारे पार्ट 2 के लिए और 5 मिनट तुम्हारे पार्ट 3 के लिए। तो तुमको क्या करना है, 5 मिनट तुमको क्या यहाँ पर देना है, ठीक है। तो तुमको 5 मिनट क्या करना है, देना है यहाँ पे। तो ये तुमको इस तरीके से ध्यान रखना है, और अगर ये सारी चीज़ तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारा पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और तुम्हारा आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर तुमने अभी तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो नहीं देखा है कि ज्योग्राफी में किस चैप्टर से क्या इम्पॉर्टेंट है, तो तुम शॉर्ट्स वीडियो में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तुमको शॉर्ट्स वीडियो में बताया गया है कि तुमको ज्योग्राफी में कौन सी चीज़ कितनी और कैसे इंपॉर्टेंट है। और कोई भी तुम्हारा डाउट है, कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।